हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना इन्वायरमेंट सब्जेक्ट शुरू किया है, जिसमें हमने पहली क्लास आपकी जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी, जिसमें हमने कुछ शब्दावलियाँ समझी, कैसे पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें जानी, और बाकी चीज़ें हमने नेचर के बारे में भी जाना था। तो आज की क्लास हमारी जो यहाँ से शुरू होने वाला है हमारा सब्जेक्ट, वो दूसरी क्लास है। और आज हम इसमें अपना जो इकोसिस्टम के बारे में हमने जाना था उसके आगे बढ़ेंगे, और इकोसिस्टम को हम अच्छे से अब समझने वाले हैं। कल यानी पुरानी क्लासेस में मैंने आपको बताया था, जो इसके पहले हुई पहली क्लास, उसमें हमने इकोसिस्टम है क्या वो जान लिया था। अब उसके बाद हम आगे जानेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही क्लास आपको मिलती रहेंगी, चाहे एनवायरनमेंट की हो, चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट जो आपका पीसीएस और यूपीएससी और आरओ के लिए हो रहा है। यूपीएससी इसलिए क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम भी पास में है, तो आप इसके लिए भी रिवीजन कर सकते हैं इसका। और वो सारी एग्ज़ाम जो आपके तीनों एग्ज़ाम हैं उसमें बराबर जो है इसकी हिस्सेदारी देखी जाती है। एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छे से इसमें आता है, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दे रहे हो तब भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपके काम ये आने वाला है। और आरओ और पीसीएस वाले तो ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे उठा लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं। कल हमने जहाँ तक बात की थी, यानी पुरानी क्लासेस में, अपनी पहली क्लास में, तो हमने इकोसिस्टम को जाना था, यानी पारतंत्र क्या है उसके बारे में जाना था। तो वहीं से बात शुरू करेंगे। और पारतंत्र को हम अभी मैं दोबारा से बता देता हूँ, इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम क्या है उसको हम दोबारा डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैंने आपको बताया था, इसमें बात की थी कि जो पर्यावरण होता है, जो इन्वायरमेंट है आपका, उसमें जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया कि जैविक घटक क्या थे। तो जैसे इसको मैं अगर बताऊं कि पर्यावरण के जो आपके जैविक एवं अजैविक, पर्यावरण के जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनका समूह जो होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, तो उसको पारतंत्र बोलते हैं, यानी इकोसिस्टम बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें जैविक और अजैविक कौन से हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। फिर से बात करेंगे इसमें, हम जब डिवीज़न जानेंगे, इसके घटक के बारे में जानेंगे। तो अभी समझिए कि पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटकों का जो समूह होता है उसको ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इसी में एक टर्म आता है इकोलॉजी। तो ये भी एक तरीके से पारिस्थितिकी इसको कहते हैं। तो जो हमने सब्जेक्ट शुरू किया पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो ये वाला आपका शब्द होता है पारिस्थितिकी। तो ये पारिस्थितिकी, अब ये पारिस्थितिकी शब्द जो है इसमें, इकोसिस्टम के बाद पारिस्थितिकी हम समझ रहे हैं। और ये शब्द कैसे बना, या इसमें किसके बारे में बात की जाती है उसको हम समझते हैं कि इकोलॉजी पूरा नाम है। तो एक इको का मतलब क्या होता है, इको का क्या मतलब होता है, और प्लस लॉजी का मतलब क्या होता है। तो दोनों को अगर तोड़ के देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का मतलब क्या बनेगा। तो इको का अर्थ होता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, यानी कि जो घर होता है किसी का रहने का, जो आवास होती है, जगह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आवास होता है ये। तो एक हैबिटेट, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी इसका मतलब लॉजी का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी, यानी किसी का भी वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो अगर इस एंगल से देखा जाए कि किसी भी हैबिटेट के बारे में साइंटिफिक रूप से स्टडी की जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, इन दोनों को क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी बोलेंगे, यानी इकोलॉजी कहा जाएगा। कि क्या बोलते हैं, तो किसी भी हैबिटेट का यानी आवास का अगर अध्ययन हम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, उसकी वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, इकोलॉजी होगा। और ये शब्द जो है, इकोलॉजी शब्द जो है, सबसे पहले किसने दिया, किसने बताया कि पारिस्थितिकी क्या होता है, तो एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने ये बताया था सबसे पहले, अर्नेस्ट हैकल ने बताया था 1869 में, ये सबसे पहले इन्होंने शब्द दिया कि ये पारिस्थितिकी इकोलॉजी क्या होती है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। अगर इसको और दूसरे के हिसाब से समझें तो एक होता है, एक और शब्द से इसको जानते हैं कि ओकियोस और प्लस लोगोस, इससे भी ये शब्द बनता है।
तो ओकियोस लोगोस से शब्द बनता है, इसका मतलब भी यही होता है। ओकियोस का मतलब होता है हैबिटेट यानी आवास, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो इसका मतलब भी यही होता है कि हैबिटेट का अध्ययन करना ही क्या है, आपका इकोलॉजी है। ये वाली आपको बात याद रखनी है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, और इससे पहले हमने इकोटोन क्या है, बायोस्फीयर क्या है, इन सब के बारे में जान लिया था। तो मैं अब आपके इसमें आ जाता हूँ कि इकोसिस्टम हम यहाँ से अब अच्छे से शुरू करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया कि पर्यावरण में जो भी आपके जीव जंतु हैं और उनके आसपास का जो क्षेत्र होता है वही आपका क्या कहलाता है, तो इकोसिस्टम कहलाता है। इसके बारे में मैंने बात की है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पर्यावरण में रहने वाले विभिन्न जीव और उनके पर्यावरण का जो एकीकृत स्वरूप होता है, उनको एक साथ देखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो उसमें जैविक घटक मिलेंगे और अजैविक घटक मिलेंगे, जिनके बारे में हमने बात की थी। तो इसी में हम इकोसिस्टम के घटक देख लेते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जैविक और अजैविक। तो ये है क्या, तो घटकों के बारे में जान लेते हैं, इकोसिस्टम के घटक कौन से होते हैं। तो जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की है, लेकिन मैं फिर से दोबारा लिख देता हूँ कि एक होते हैं आपके जैविक घटक और दूसरे होते हैं अजैविक घटक। तो ये दोनों के बारे में हम अब चर्चा करेंगे कि दोनों कैसे कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे कैसे जान सकते हैं इनके बारे में, और ये किस तरीके से इन्वायरमेंट में अपना जो है रोल निभाते हैं। जैविक का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैविक का मतलब, वैसे मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। जैसे कि पेड़ हो गए, पादप हो गए, जंतु हो गए, यानी कि जैसे कि हम लोग हैं, जानवर हैं, तो वो सब हो गए। इसके अलावा जो आपके अपघटक होते हैं, या इसको हम जैसे कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव बोल सकते हैं, तो वो भी एक तरीके से ये जैविक है। जिनमें सांस है, जिनमें जो सांस ले पा रहे हैं, जो जीवित हैं, वो आपके जैविक हैं। और जो अजैविक हैं वो आपके कौन से हो सकते हैं, जैसे भूमि हो गई, जल हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गया। तो ये सब क्या है, तो ये अजैविक घटक में आते हैं। तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हमने समझा कि इकोसिस्टम यानी पारितंत्र जो है वो आपका दो भागों में इसके घटक हम जानते हैं। लेकिन इकोसिस्टम के बारे में यानी पारितंत्र को एक और आप चीज़ लिख लीजिए इसके बारे में, कि जो पारितंत्र है ये आपका क्या है, ये आपका पारितंत्र है। तो इसके बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि इसको दिया किसने, इसे पारितंत्र शब्द जो दिया वो दिया किसने, ये शब्द जो दिया वो किसने दिया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता रहा है, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि कौन है। तो एक वैज्ञानिक थे A.G. टांसले। तो कौन थे, A.G. टांसले, ठीक है। तो इन्होंने ये शब्द दिया था, और कब दिया, तो 1935 में इन्होंने दिया ये शब्द, A.G. टांसले ने। और कौन सा शब्द था, इकोसिस्टम यानी पारितंत्र शब्द दिया। तो इस तरीके से ये चीज़ें चली, और फिर उन्होंने घटक, इसमें चर्चा होती है इकोसिस्टम में कि घटक कौन से होते हैं। तो हमने जाना कि जैविक घटक होते हैं और एक अजैविक घटक होते हैं। अब जैविक घटक में हमने बात की वैसे तो एग्जाम्पल में कि ये आपके तीनों तरीके के जो पादप हों, जीव जंतु हैं वो, और सूक्ष्म जीव हैं वो भी आपके कौन से हैं, तो जैविक घटक में आते हैं। लेकिन अगर इसको एंगल इस हिसाब से देखें तो इसमें तीन तरीके के आपको जैविक घटक दिखते हैं। एक तो वो होते हैं जो उत्पादक होते हैं, अब कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उत्पादक कौन है, क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता होते हैं दूसरे। तो दूसरे कौन होते हैं, घटक इसके जैविक घटकों में, इसके अंदर जा रहे हैं, इसका डिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें ये होते हैं। और तीसरे होते हैं अपघटक। तो तीसरे होते हैं अपघटक। अब तीनों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, कि क्या कैसे कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन पहले आप इसको, आप अजैविक घटक भी जान लीजिए, तो साथ में दोनों का डिवीज़न हो जाएगा, यहाँ समझ जाएंगे। फिर हम जैविक घटक पे अच्छे से चर्चा करेंगे। तो अजैविक घटक को भी हम तीन भागों में देखते हैं बांट के। एक तो आपके भौतिक घटक होते हैं, भौतिक अजैविक घटक इनको बोल सकते हैं। तो भौतिक मैं लिखता हूँ केवल भौतिक घटक। दूसरे अगर आप बात करें तो जिनमें कार्बन होता है, तो कार्बनिक घटक होते हैं। तो कौन से होंगे दूसरे, कार्बनिक। और तीसरे होते हैं अकार्बनिक, ठीक है। तो ये होते हैं इसके, यानी कि कौन से अजैविक घटक कौन से हैं, तो ये आपके तीन होते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि आपके जो है भौतिक घटक में क्या क्या आएगा, या कार्बनिक में कौन से आएंगे, या अकार्बनिक में कौन से आएंगे। तो उस तरीके से हम चर्चा कर लेते हैं। तो भौतिक में अगर मैं बात करूँ, इधर मैं लिखता हूँ, तो भौतिक में अगर बात करें तो भौतिक आप सभी जानते हैं, जैसे कि भूमि हो गई। ये आप एग्जाम्पल लिख के ऐसा कर सकते हैं, एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं। भूमि हो गई, जैसे ही अगर आप चाहें तो जल हो गया, वायु हो गई। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे
अब तीसरा हमने बताया था, अगला चौथा जो आपका प्रकाश हो गया उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। फिर हमने बात की थी ऊर्जा के बारे में। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब हम कार्बनिक की अगर बात करें, इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन से हो सकते हैं। तो इसमें आप जब सभी जानते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन होता है, जब खाना खाते हैं तो आपको ये ऊर्जा मिलती है, हाइड्रोकार्बन मिलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, सॉरी, तो हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं। आप जब प्रोटीन कुछ भी ऐसा खा रहे हैं, जैसे सोयाबीन खा रहे हैं, चने खा रहे हैं, तो या मूंगफली खा रहे हैं, तो प्रोटीन आपको मिलती है। बसा मिलता है आपको, लिपिड जिसको बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बसा बोलते हैं। तो ये भी आपके क्या है, कार्बनिक हैं, ठीक है, कार्बनिक घटक हैं। इसके अलावा एक और होता है ह्यूमस, जिसके बारे में हमने चर्चा की हुई है पहले, आपकी जब मिट्टियाँ पढ़ा रहे थे तब हमने बात की थी इसके बारे में। तो ये आपका जो है इस तरीके के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगर इसमें देखें कुछ एग्जाम्पल, तो इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे एक अगर देखें तो CO2 हो गई, अकार्बनिक में आती है। ये नाइट्रोजन हो गई, तो ये भी आपकी अकार्बनिक में आती है, ठीक है, तो नाइट्रोजन हो जाती है। फिर अगर देखें इसको, अभी रुकिए, इस तरीके से, हाँ, तो नाइट्रोजन होगी। फिर आप ऑक्सीजन भी देख सकते हैं। फिर जैसे सल्फ़र होती है, फास्फोरस होती है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जैसे मिट्टी भी हो गई, तो इस तरीके की चीज़ें इसमें एग्जाम्पल में देखी जाती है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी इसमें। अब हम जो अच्छे से चर्चा करने वाले हैं वो हम जैविक घटकों के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा चर्चा हमारी रहेगी। बाकी हम ज्योग्राफी में इन सब के बारे में पढ़ते ही हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे। अब हम जो अपना जैविक घटक पढ़ रहे हैं उसमें पहला चीज़ पढ़ लेते हैं, उत्पादक क्या होते हैं। तो पहले हम बता दें आपको उत्पादक। तो हमने पहले इकोसिस्टम जाना, वो उसके घटक जाने। वो इकोसिस्टम में हमने जाना था जैविक और अजैविक घटकों का जो समूह होता है, उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण जो होता है, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था कि एक बूंद से लेकर एक सागर तक का जो है साइज के हिसाब से देखा जाए तो वो इकोसिस्टम हो सकता है। चाहे वो एक बूंद का हो, वो भी एक इकोसिस्टम बन सकता है अगर उसमें वो सारे जैविक और अजैविक घटक के गुण हैं तब। या एक सागर भी एक आपका पारतंत्र हो सकता है, यानी कि इकोसिस्टम हो सकता है। तो इस तरीके से हमने बात की थी। फिर हमने बात किया कि जैविक और अजैविक घटक कौन से हैं। फिर हमने उस घटकों में जाना कि जैविक घटक कौन से हैं और अजैविक कौन से हैं। उसमें हमने जाना उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अब इनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि उत्पादक आपके घटक जो हैं वो कौन से होते हैं, या किनको ये किस तरीके से काम करते हैं। तो उत्पादक का आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में आप प्रोड्यूसर बोलते हैं इनको। तो प्रोड्यूसर होते हैं, और प्रोड्यूसर को इनको जो अगर इन्वायरमेंट की भाषा में देखें तो प्रोड्यूसर होते हैं यानी उत्पादक होते हैं, तो इनको एक टर्म बोला जाता है ऑटोट्रोप्स। तो ये ऑटोट्रोप्स होते हैं, यानी इनको हिंदी में अगर बात करें तो स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी होते हैं यानी अपना खाना ये स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं उन पे बात करेंगे हम। तो ये पहली बात तो ये उत्पादक हैं जो क्या करते हैं कि अपना जो खाना है स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो स्वयं अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं, भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। पहली बात तो इनके बारे में यही होती है कि ये अपना पहला काम करते हैं कि अपना खाना खुद बनाते हैं, अपनी लिए ऊर्जा जो है खुद बनाते हैं। किस तरीके से करते हैं, तो इनमें कौन आते हैं, तो इसमें बेसिकली पेड़ आते हैं, जो आपके पादप होते हैं वो आते हैं। तो पादप होते हैं वो आते हैं। अब जैसे मान लो मैं एक पादप का एग्जाम्पल लेता हूँ, और इसमें एक टहनी करके मैं एक पत्ती बनाता हूँ, और ये मान लीजिए ये पत्ती है, थोड़ी सी ख़राब बनेगी लेकिन मान लीजिएगा कि ये पत्ती है, और ये पत्ती है। अब इस पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आप सभी पढ़े होंगे, थोड़ा बायोलॉजी में भी आप जानते होंगे। तो इसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है, सन से क्रिया करता है, और सनलाइट से क्रिया करके क्या है, अपने लिए जो है फूड बनाता है। तो पत्तियाँ क्या करती हैं, जैसे इन्वायरमेंट से क्या करेंगी, CO2 लेती हैं। यहाँ पे मान लेते हैं सन है आपका, और सन से क्या आ रही हैं, लाइट्स आ रही हैं, तो इस पे भी पड़ेंगी, पत्ती पे भी पड़ेंगी। तो इस तरीके से सनलाइट पत्ती पे पड़ती है, और इसमें इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल क्या कर रहा है, CO2 एब्जॉर्ब करके इसके साथ क्रिया करके, जैसे CO2 जो है और वाटर के साथ, वानी के आपके जलवाष्प के साथ क्रिया करता है, और इसमें क्या मिला होता है, तो आपका जो है इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल, एक सेकेंड, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये होता है, इसके साथ क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसके साथ ही क्या होती है, सनलाइट होती है।
तो सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, ये अपना जो पादप होते हैं, पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं और खाने के रूप में इसकी क्रिया करके क्या करते हैं, C6H12O6 तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ये भोजन का निर्माण करते हैं। और ये किस तरीके की ऊर्जा होती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, तो क्या होती है, ये रासायनिक ऊर्जा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रासायनिक ऊर्जा में अपना जो है भोजन बना रहे हैं। अब इसके साथ ही क्या करते हैं ये, तो रिलीज़ करते हैं क्या चीज़, एक एनर्जी रिलीज़ करते हैं, पहली चीज़ ऊर्जा निकालते हैं। ये प्लस के बाद आप आगे लिखिएगा, यहाँ पे जैसे प्लस है तो इसके आगे की चर्चा है ये, तो वो करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन को निकालते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो ये वही ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती है, लोगों को, जो बाकी जीव जंतु जो सांस लेते हैं तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, यहीं से मिलती है। अब ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं, या इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो वो वाली बात आपको ध्यान रखनी है, क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब मैं अब दोबारा से बताता हूँ कि ये क्या प्रक्रिया है पूरी। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया जान लीजिए। क्या हो रहा है कि जो है पादप हैं, पहली बात तो उत्पादक पादप हैं और वो अपना भोजन बनाते हैं। भोजन कैसे बना देते हैं, तो ये इन्वायरमेंट में क्या है, CO2 फैली हुई है, तो CO2 है इन्वायरमेंट में, इसको लेते हैं और यहाँ पे क्या है, इनके साथ जो है वाटर वेपर भी है, तो उसके साथ क्रिया करके या जड़ के जरिए पानी लेते हैं और पानी के जरिए क्या है, पानी और जो है CO2 मिलके ये अपना भोजन निर्माण करते हैं, C6H12O6 जिसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। और फिर ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रिया करते हैं, तो अपने लिए भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये इनका क्या होगा, ये इनका होगा फूड। ठीक है, तो ये इनका फूड होगा। बाकी ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से पादप जो उत्पादक हैं वो अपना भोजन निर्माण कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात कर लेते हैं दूसरे आपके जो हैं उनके उपभोक्ताओं के बारे में। तो अब हम उपभोक्ताओं को देखते हैं और वो आपका जो दूसरे हैं उनको हम समझते हैं कि उपभोक्ता कितने हैं, क्या है, वो सारी बातें जानेंगे। तो पहली बात मैं इनके बारे में बता दूं कि इनको उपभोक्ताओं को विषमपोषी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कई प्रकार के होते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए जो है अलग अलग जीवों पे ये निर्भर होते हैं, कोई किसी पे निर्भर है, कोई किसी पे अपने भोजन के लिए क्या है, अलग अलग पे निर्भर होते हैं। दूसरी बात, ये अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते। तो इनके बारे में एक बात लिख लीजिए कि ये स्वयं अपना खाना नहीं बनाते, स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, तो नहीं बना सकते तो फिर क्या होता है, ये दूसरे पे निर्भर होते हैं। दूसरे किस पे निर्भर होंगे, तो पहली बात इसमें इसके टाइप जान लीजिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके कई टाइप होते हैं वैसे तो, लेकिन 3 टाइप हम बेसिकली जानते हैं। एक तो होता है प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और फिर द्वितीयक होते हैं, और फिर तृतीयक होते हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं। तीसरे कौन से हैं, तो आपके तृतीयक होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, तृतीयक उपभोक्ता आप पीछे लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब क्या है कि प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। पहली बात क्या होते हैं, पहली बात तो ये शाकाहारी होते हैं। और शाकाहारी का मतलब क्या हुआ, शाकाहारी होते हैं तो इसको इंग्लिश में पहले लिख लीजिए, शाकाहारी होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है, तो इनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स बोलते हैं। शाकाहारी क्यों है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या करते हैं, ये जो उत्पादक होते हैं उनसे अपना खाना लेते हैं, यानी भोजन प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो उत्पादक से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो उत्पादक से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो उत्पादक से भोजन प्राप्ति होती है इसकी, इसीलिए इनको शाकाहारी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको शाकाहारी बोलते हैं। तो अब इस तरीके के जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनमें कौन आते हैं, पहली बात तो ये शाकाहारी हैं, अपना भोजन खुद तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्पादक से क्या कर रहे हैं, ये भोजन प्राप्त कर रहे हैं। अब इनमें कौन से देखने को मिलेंगे, तो एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप जो है इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल में बकरी। जैसे जो शाकाहारी होते हैं वो आप सभी जानते हैं, जैसे हिरन हो सकता है, आप गाय को भी जानते हैं, गाय भैंस जो होती हैं, तो
तो वो भी होती हैं। तो गाय हो गई, भैंस हो गई। तो ये तरीके के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो आपकी जो है शाकाहारी में आते हैं। आप सभी जानते हैं जो घास खा रहे हैं बेसिकली वो आपके सारे होते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं कि ये दोनों चीज़ कर सकते हैं। द्वितीयक कौन होते हैं जो दोनों चीज़ कर सकते हैं, एक तो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। पहली बात इनके बारे में क्या है कि ये शाकाहारी भी होंगे और प्लस क्या होंगे, मांसाहारी भी होंगे। ठीक है, तो मांसाहारी भी होते हैं। दोनों बातें इसमें, दोनों गुण देखने को मिलते हैं। अब दोनों गुण जैसे कि आप आदमी है, इंसान होता है तो वो मांस भी खा लेता है और बाकी जो है पादप यानी कि पेड़ सब्जियां भी खाता है, तो वो सर्वाहारी हो जाता है। इसको जब दोनों चीज़ करे तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम भी जानते हैं सर्वाहारी। क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। और इसी को अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो कई बार क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाता है, तो इसको ओमनीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको टर्म लिखना चाहिए कि ओमनीवोरस किसको बोलते हैं, जो दोनों चीज़ें कर सके, दोनों खाना खा सके, दोनों तरीके के भोजन की प्राप्ति कर, दोनों तरीके के भोजनों से जो है उत्पाद जो है उनके जो है पदार्थों से क्या है अपना भोजन ले सके। जैसे शाकाहारी मांसाहारी, जैसे अगर बकरी को खा ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है और घास खा ले तब भी कोई दिक्कत नहीं, यानी घास का मतलब सब्जियां खाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों तरीके के जो भोजनों, दोनों तरीक़ों के जो है आपके जो जीवों से क्या है प्राप्त करे भोजन, तो वो कौन सा होता है, तो वो आपका सर्वाहारी होता है, जिसको द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल अगर चाहें, जैसे सर्वाहारी का मतलब क्या हुआ कि ये क्या कर सकता है कि उपभोक्ता से क्या कर सकता है, एक तो उपभोक्ता से भी भोजन प्राप्त कर सकता है और उत्पादक से भी भोजन प्राप्त कर सकता है। और उत्पादक मैंने आपको समझा दिया, उपभोक्ता भी मैंने समझा दिया। तो दोनों से भोजन प्राप्त कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सर्वाहारी बोल रहे हैं। ये शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, तो दोनों तरीके के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो जैसे बिल्ली को आप सभी देखते हैं, तो इसमें बिल्ली एग्जाम्पल हो सकता है। चूहा भी होता है तो वो भी दोनों चीज़ें कर सकता है। मानव जो हम लोग हैं वो भी क्या है इसमें एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हैं जो आपके इसमें आते हैं। अब तृतीयक की बात कर लेते हैं। तो तृतीयक में कौन कौन आएगा, तो तृतीयक में कौन कौन आएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो तृतीयक में क्या आते हैं, इसमें शुद्ध जो मांसाहारी होंगे वो आते हैं। तो कौन से होते हैं, शुद्ध मांसाहारी, यानी वो घास वास नहीं खाएंगे, वो द्वितीयक जैसा काम नहीं करते हैं कि शाकाहारी भी है मांसाहारी में, लेकिन इसमें क्या होगा केवल मांसाहारी होते हैं, यानी इनको मांस ही चाहिए, केवल मांसाहारी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, केवल मांसाहारी होते हैं यानी शुद्ध मांसाहारी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका शिकार नहीं होता है, अक्सर जो है ये शिकार करते हैं, इनका अक्सर शिकार नहीं किया जाता है। तो इनका शिकार नहीं होता, पहली बात। वो एक एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद के जो देखा जाए उसमें देखा जाए तो हो सकता है, लेकिन अगर वैसे देखें तो इनका शिकार नहीं करते, ये शिकार करते हैं बाकी और जो आपके उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं उनका। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक को ये खा सकते हैं, इनको जो है ये दोनों नहीं खाते हैं। इसके अलावा ये केवल किस पे निर्भर है, तो केवल उपभोक्ताओं पे निर्भर है, क्योंकि ये मांसाहारी हैं और ये शाकाहारी नहीं है, तो पेड़ पौधों को तो खाएंगे नहीं। तो केवल किसको खाते हैं, तो केवल उपभोक्ता पर क्या होते हैं, ये निर्भर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, केवल किस पे निर्भर है, तो उपभोक्ताओं पर निर्भर है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे आप कहें तो क्या भाई कौन से एग्जाम्पल हैं, कुछ बता दो हमें। तो कुछ एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो इसमें जैसे आप सभी जानते हैं शेर होता है, बाघ होता है, चीता होता है, या आप बाज भी देख सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं वो इस तरीके के हो जाते हैं। तो इस तरीके से अब जो मैंने आपको बात की, जैसे हमने इसमें सर्वाहारी जाना, ठीक है, इसमें सर्वाहारी जाना था, इसमें हमने शाकाहारी जाना, तो इसमें हमने शाकाहारी जाना था, इसको हमने क्या बोला था, हर्बीवोरस। फिर हमने सर्वाहारी जाना, दोनों चीज़ें खा रहा था, ओमनीवोरस। लेकिन अब इसमें केवल मांसाहारी है, शुद्ध मांसाहारी, तो इसको क्या नाम दे सकते हैं, तो इसको कार्निवोरस बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, तो कार्निवोरस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखना है, कार्निवोरस। ठीक है, तो वो आपको ये देखा जाएगा कि तीनों उपभोक्ता जो होते हैं आपके वो कौन से प्राथमिक कैसे काम कर रहे हैं। प्राथमिक होते हैं केवल शाकाहारी, द्वितीयक होते हैं शाकाहारी और मांसाहारी, और तृतीयक होते हैं
तृतीयक जो होते हैं वो शुद्ध मांसाहारी होते हैं, केवल जो है इनका उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, यानी कि वो सिर्फ इनमें से द्वितीयक और प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों बातें आपने जान ली। अब हम तीसरे घटक के बारे में जानते हैं, जो आपका अगला उपभोक्ता के बाद कौन सा था, तो वो आपका कौन सा था, अपघटक, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो तीसरा आपका कौन बनेगा, तो अपघटक के बारे में हम जान लेते हैं कि ये अपघटक क्या चीज़ है। तो पहली बात तो ये जीवी, मैंने बताया था जैविक घटक है। तो जैविक घटक में तीसरा जो घटक है हमारा अपघटक, जिनको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इनके भी दो टाइप्स होते हैं वैसे तो इनको डिकम्पोज़र बोलते हैं। तो इनको डिकम्पोज़र बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है कि जो जीव जंतु मर जाते हैं, पेड़ हो गए या जो मानव जाति जो हो गई या कोई भी मतलब जीव जंतु जो भी मर जाता है, तो उसको क्या करते हैं, इसको ये ख़त्म करते हैं। मिट्टी में मतलब मिट्टी में जैसे हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इसमें जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि इसमें कौन से हो सकते हैं, जैसे जीवाणु होते हैं या जैसे बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं आप, तो बैक्टीरिया जो होते हैं, या इसमें फंगस जो होता है, कवक जिसको बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, फंगस, यूएस, ठीक है, तो फंगस, तो बैक्टीरिया या कवक क्या करते हैं, वो उसको जो भी बॉडी पड़ी होती है, चाहे वो पेड़ की हो चाहे वो जीव जंतु की हो, उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो बेसिकली इनको कहा जाता है कि ये क्या करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो भी आपका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो पेड़ पौधों का हो या मानव जीव जंतु का हो, तो कॉम्प्लेक्स में आपको अगर ऐसे बताऊँ कि कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक जो मटेरियल होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक मटेरियल होते हैं, अब इन कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक मटेरियल को क्या करते हैं, ये किस में चेंज कर देते हैं, तो किस में चेंज करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स की जगह सिंपल में कर देते हैं, साधारण में कर देते हैं। तो सिंपल आपका कौन से हो जाएंगे, कार्बन मटेरियल हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल कार्बोनिक मटेरियल हो जाते हैं, तो इसमें ये तोड़ देते हैं और फिर ये क्या करते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी से क्या है, फिर से ये पेड़ों मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, तो उसमें ये यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये इनका काम क्या है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स यानी जटिल संरचना जो होती है उसको सिंपल संरचना में बदल देते हैं और फिर यही आपकी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये क्या है, बैक्टीरिया फंगस वगैरह जो हैं वो क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि ये वैसे खाते पीते नहीं है, ये एंजाइम जो है निकालते हैं अपने बॉडी से, और उससे क्या है, ये डिकम्पोज करते हैं, बॉडी ख़त्म जो पड़ी होती है, चाहे पेड़ पौधों की किसी की भी हो, तो उसको ख़त्म करते हैं। इसमें एक बात आप एक्सेप्ट नोट करके या नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो नोट करके एक बात लिख सकते हैं कि इसमें बैक्टीरिया शामिल है, फंगस शामिल है, लेकिन इसमें क्या है, वायरस शामिल नहीं है। नहीं तो आप वायरस आए विकल्प में वो लगा दें, तो इसमें जो अपघटक होते हैं उनमें वायरस शामिल नहीं होता है, यानी कि इसको विषाणु जो बोलते हैं वो शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो है विषाणु इसमें शामिल नहीं होगा। अब इनको बेसिकली अगर देखा जाए तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो डिकम्पोजर हो गए, इनको ही हम क्या बोल देते हैं, जो इसमें बैक्टीरिया जीवाणु हैं इनको सेप्रोफाइट भी कहा जाता है। दूसरा नाम इनका कौन सा होता है, तो इनको सेप्रोट्रोप्स कहा जाता है, सेप्रोट्रोप्स। अब इसी में एक तरीके के दूसरे होते हैं डेट्रीबोर्स जिनको बोला जाता है, ठीक है, डेट्रीबोर्स। तो डेट्रीबोर्स भी कहा जाता है। तो इनमें एक और टाइप होता है, जैसे इनको हिंदी में अगर देखें तो इनको अपरदहारी बोलते हैं, अपरदहारी। इसका क्या मतलब है, तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं कि अपरदहारी में क्या एग्जाम्पल आते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें जैसे मक्खियाँ होती हैं, आपने देखी हैं, तो मक्खियाँ होंगी, तो इसमें मक्खियाँ होती हैं। इसके अलावा आप जानते होंगे जैसे केंचुए होते हैं, ठीक है, तो केंचुए भी हैं, मक्खियाँ भी हैं। तो इस तरीके से इस तरीके के जो जीव होते हैं छोटे छोटे, ये क्या करते हैं, जो बॉडी होती है, जो भी मृत शरीर होता है, चाहे पेड़ पौधों का किसी का भी हो, तो उससे क्या है, उसको खाते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर सेब पड़ा हुआ है तो उसमें मक्खी बैठेगी, तो उससे क्या है, इसको खा के ये ऊर्जा प्राप्त करती है। तो क्या है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, ये भी डिकम्पोजर है, ये भी क्या है, अपघटक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डेट्रीबोर्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं कि मृत शरीर से या मृत जीव जो भी होते हैं, तो उससे क्या करते हैं, या जब कोई भी अवशेष पड़ा हो, ठीक है, अब शरीर का, तो उससे क्या करते हैं, ये ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, तो ऊर्जा प्राप्ति करते हैं।
ठीक है। तो इनसे क्या होता है, मृत शरीर या मृत जीव या अवशेष से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्ति करते हैं कौन, अपराधहारी, जिनमें मक्खियाँ, केंचुए, इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अब जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जिसको आप बना सकते हैं साथ में। जैसे कि अगर आपने देखा होगा जैसे हरी पत्ती हैं, ठीक है, तो हरी पत्तियाँ होती हैं। अब हम तीनों को एक साथ समझ लेते हैं। तो तीनों हैं, जैसे हरी पत्ती हैं, ये अपना खाना बनाएंगी, और ये खाना मतलब पेड़ पौधा है, मान लो हरी पत्तियाँ हैं, उसको क्या है, टिड्डे खा लेते हैं, ठीक है, पत्तियों को टिड्डे खा रहे हैं, ठीक है। तो अब टिड्डों को कई बार आपने देखा होगा कि मेंढक खाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये साइकिल बन रही है, एक साइकिल बन रही है, फूड चेन बन रही है। इसके बारे में हम जानेंगे फूड चेन क्या है अगले चैप्टर में। तो लेकिन अभी आप समझिए कि जैसे फूड चेन है, जैसे पत्तियों को खाया टिड्डों ने, टिड्डों को खाया मेंढक ने। अब मेंढक को आप सभी जानते हैं कई बार सांप खा लेता है, तो कई बार सांप को कई बार बाज खाता है। तो इस तरीके से एक चेन बनती है, फूड चेन जिसको बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे, तो इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे इसको क्या बोलेंगे, तो मैं आपको लिख देता हूँ, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं इसको, ठीक है, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। तो एक ये खाद्य श्रृंखला है। अब लेकिन क्या है कि जैसे ये मर गए, मान लेते हैं ये मर गए, मेंढक भी मर गया, तो ये सब मरने के बाद क्या है, जैसे इनके साथ क्या होगा कि ये मरने के बाद इनकी जैसे मान लो मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद इनको कौन ख़त्म करेगा, तो इनको अपराधहारी, ये अपराधहारी जो हैं वो इस पे बैठेंगे, वो ख़त्म करेंगे, डेट्रीवोर्स बोलेंगे, या अपघटक होंगे वो, ठीक है। तो अपघटक, तो वो क्या करेंगे, इनको तोड़ देंगे, इनकी जो बॉडी है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा उसको तोड़ेंगे, और ये इनको क्या है, मिट्टी में जो है मिला देंगे, सिंपल फॉर्म में इसको मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में तोड़ के क्या करेंगे, मिट्टी में मिल जाएगा, और यही मिट्टी में जो बने कार्बनिक मटेरियल, जो सिंपल कार्बनिक मटेरियल बनेगा, वो फिर से क्या है, पेड़ पौधे यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से भी एक साइकिल बन जाती है, जो है पदार्थ में जो पोषण जाता है एक से दूसरे स्टेज में, वो लौट के फिर से वापस आता है। तो जो भी है आपके मटेरियल हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। अब हम पारतंत्र पढ़ रहे हैं, तो हमने पारतंत्र को समझा कि कैसे कैसे टाइप है, उसके घटक कौन से हैं। अब इसका जैसे पारतंत्र का महत्व क्या हो सकता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों जानना चाहिए हम पारतंत्र को, इकोसिस्टम क्या होता है, तो उसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि महत्व क्या हो सकता है। तो एक किसी भी इकोसिस्टम का, किसी भी इकोसिस्टम के यूज क्या है, महत्व क्या है, क्यों उपयोगिता है। तो एक तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे भोजन की प्राप्ति होती है, एक किसी भी जो जीव रह रहे हैं आसपास, जो उसमें रह रहे हैं, उनके लिए क्या है, भोजन की प्राप्ति होती है। दूसरा इसका महत्व होता है आवास के लिए, कोई भी इकोसिस्टम है उसमें आवास के लिए चीज़ें प्राप्त होती हैं, आवास प्राप्त होता है, आवास के लिए जगह होती है, शुद्ध वायु प्राप्त होती है हमें, इसीलिए हमें इकोसिस्टम अच्छा रखना चाहिए। फिर क्या होता है, इससे इसका फ़ायदा होता है जल के शुद्धिकरण में, ठीक है, तो इसमें भी फ़ायदा होता है शुद्धिकरण में। अब इसके अलावा जैसे आप जैव विविधता की बात करें तो वो भी बढ़ती है, जैव विविधता बनी रहती है, तो जैव विविधता बनी रहती है। इसके अलावा हमें ईंधन प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो ईंधन की प्राप्ति होती है। तो कई प्रकार के इसके महत्व होते हैं जो आपको इसमें जानने चाहिए। अब हमने घटक जान लिए, महत्व जान लिया, पारतंत्र है वो क्या जान लिया, तो वो सारी चीज़ें हमने जान ली। अब हम इसके कुछ प्रकार समझ लेते हैं, जैसे इकोसिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि पारतंत्र इसको क्या लिखेंगे, इकोसिस्टम, पारतंत्र के प्रकार या टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम कौन से होंगे उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें कई सारे होते हैं जिसमें आपके इम्पोर्टेंट आपको जानने चाहिए। तो एक पहला होता है स्थलीय पारतंत्र, स्थलीय पारतंत्र, ठीक है। स्थलीय पारतंत्र यानी कि जो आपका टेरिटोरियल इकोसिस्टम होता है या टेरेस्ट्रियल जिसको इकोसिस्टम भी बोलते हैं, तो स्थलीय पारतंत्र होता है। इसमें दूसरा आपका जो पारतंत्र इकोसिस्टम हो सकता है, जैसे जल वाला हो सकता है, तो इसको जलीय पारतंत्र बोलते हैं, ठीक है। तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा अगर होगा तो इकोटोन जिसको हमने कल पढ़ाया था, तो उसको लेके भी एक पारतंत्र बन जाता है जो दोनों के बीच की चीज़ें दिखाता है। जैसे स्थल और जल के बीच का जो जगह होती है उसको इकोटोन बोलते हैं। तो मैंने कहा था ये बीच का क्षेत्र यानी ट्रांजिशनल क्षेत्र है, तो इसको ट्रांजिशनल इकोसिस्टम भी बोलते हैं। तो अगर इंग्लिश में लिखना चाहें
तो ट्रांजिशनल भी इसको बोलते हैं, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। तो एक ये भी हो जाता है, ठीक है। अब इसमें इनमें अगर इनको इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं एक्वाटिक, जो कि जल की बात हो रही है तो एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। एक चौथा होता है जो 4 नंबर के हम चौथा लिख रहे हैं, वो एक हम जो है नेचर के हिसाब से नहीं, हम अपनी मानव जाति के हिसाब से समझते हैं। तो एक सांस्कृतिक इकोसिस्टम होता है, या इसको ही हम क्या बोलते हैं तो मानवीय पारतंत्र बोलते हैं। मानवीय पारतंत्र या मानवीय इकोसिस्टम इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से भी ये होता है। तो बेसिकली इसमें तो आप सभी जानते हैं कि सांस्कृतिक या मानवीय में कौन से होंगे, तो इसके बारे में वैसे ही लिख देता हूँ। जैसे कृषि हो गई तो वो भी एक पारतंत्र है। जैसे खेत कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसके चारों तरफ छोटे मोटे कीड़े पतंगे हैं, कृषि हो रही है, उसके पादप भी हैं, उस पर जो टिड्डे भी हैं, तो उसमें वो जो भी खरगोश भी होता है, या जो है मेंढक भी होते हैं, सांप भी होते हैं। तो इसमें भी एक इकोसिस्टम बन रहा है। फिर इसमें मानवीय पारतंत्र में औद्योगिक क्षेत्र भी होते हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ शहरीकरण हो रहा है तो वो भी क्या है इकोसिस्टम का एक टाइप है। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, तो वो इसमें आते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें आपसे ऐसे ही समझ सकते हैं। इकोसिस्टम मैंने समझा दिया है, बाकी चर्चाएं हमने कर चुके हैं। तो हम इसमें बस आपको मैं उस तरीके से बताऊंगा कि आपको याद आ जाएगा। अगर आपने जो है ज्योग्राफी की क्लास नहीं करी है तो आप थोड़ा सा कम समझ पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा आपको समझा सकूँ, फिर भी समझाऊँगा। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी क्लास कर चुके तो और अच्छा है, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम पहला टाइप ही समझ लेते हैं, स्थलीय पारतंत्र। हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं अपना कि स्थलीय पारतंत्र में किस तरीके से चीज़ें होंगी, या स्थलीय पारतंत्र क्या है। तो स्थलीय पारतंत्र क्या है इसको जान लेते हैं। जैसे स्थलीय पारतंत्र में कैसे होगा, तो पारतंत्र समझ रहे हैं हमने प्रकार समझ रहे हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि कौन सी जगह पे इकोसिस्टम बन सकता है। तो एक तो ये होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि स्थलीय में जैसे हम वन देखते हैं, जहाँ पे भी वन देखते हैं वो हमारे जो है स्थलीय पारतंत्र में आते हैं। जैसे अब हमने वन आपको कई इस प्रकार के पढ़ाए थे, जिसमें वनस्पतियाँ के बारे में हमने बात किया था। तो एक हमने बताया था आपको सदाबहार वन, हमने सदाबहार वन पढ़ाए थे आपको। तो सदाबहार वन का एक अलग इकोसिस्टम होता है। वहाँ पे जो किस तरीके से जीव पैदा होंगे, किस तरीके से जो है वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, किस तरीके के वहाँ पे जो है छोटे मोटे जीव जंतु पाए जाएंगे, किस तरीके से वहाँ पे जो है क्रियाएं होंगी। जैसे मैंने आपको बताया था सदाबहार में क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर भी अधिक होता है, वर्षा भी अधिक होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई प्रकार की मिट्टी होती है, जैसे लेटराइट मिट्टी अक्सर इसमें देखी जाती है। पेड़ बड़े बड़े होते हैं इसमें, मैंने आपको बताया था काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, छोटे छोटे। अब पेड़ बड़े बड़े होते हैं तो इसमें जो यहाँ पे क्या है घने जंगल होते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा की है अपनी जो वनस्पति वाली क्लास में ज्योग्राफी में। तो हमने कहा कि इसमें जो है घने जंगल होंगे, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो बड़े बड़े जीव जो हैं आ जा नहीं सकते, बड़े बड़े जीव आपको देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब जैसे हाथी हो गया, तो ये बहुत रेयर केस में मिलेंगे। यहाँ पे घने जंगल होते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे जीव देखने को मिलते हैं जो आसानी से इधर उधर घूम सकें उन जंगलों में। तो वो छोटे छोटे जीव आपको, जैसे बंदर हो गए, बहुत छोटे छोटे जो जानवर हो सकते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो उस तरीके के एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलते हैं। वहाँ पे एक इकोसिस्टम इस तरीके का बनता है। फिर इसमें आपको हमने पढ़ाया था पर्णपाती वन पढ़ाए थे। तो यहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा, सदाबहार से अलग होगा। हमने बताया था कि यहाँ पे थोड़ा दूर दूर पेड़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था कि यहाँ पे समय समय पे जो पेड़ हैं पत्तियाँ गिराते हैं। तो यहाँ पे क्या है दूसरे टाइप का इकोसिस्टम मिलेगा। यहाँ पे आपको बड़े बड़े जीव जो देखने को मिलेंगे, हाथी जो है, या जिराफ हो गए, या शेर हो गया। तो उस तरीके के इसमें आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। भैंस वगैरह जो होती हैं बड़ी बड़ी बाइसन टाइप की, तो वो सारी इसमें देखते हैं। कटीले वन में आपको क्या देखने को मिलेगा, कटीले जो होते हैं, कटीले वन की बात करें तो यहाँ का अलग इकोसिस्टम होता है। कटीले में आप सभी जानते हैं कि पहली बात तो पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जो है मोमी टाइप की जो है पत्तियाँ होती हैं, चिकनी पत्तियाँ होती हैं, जिससे बात पोर सर्जन जो है नहीं हो, ना के बराबर हो, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था कि इनके जो है पेड़ पौधे जो होते हैं, इनके जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटेनुमा होती हैं, जो
ठीक है। तो कांटे इनके जो पेड़ों पर ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, कैक्टस टाइप के जो बबूल की कीकड़ा जो बोलते हैं वो टाइप की आपको यहाँ पे तो कटीले वन देखने को मिलते हैं, यानी मरुस्थली वन इनको भी कह सकते हैं, या एक और इकोसिस्टम लिख सकते हैं तो मरुस्थली वन को लिखें या मरुस्थली इकोसिस्टम को जाने तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देखिए कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है ऐसे जिसको हाइबरनेशन हमने पढ़ाया था, शीत निष्क्रियता के बारे में पढ़ाया था या ग्रीष्म निष्क्रियता के बारे में पढ़ाया था कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो ये जो है इसमें जीव जंतु जो होते हैं वो रात में जो है रात्रिचर होते हैं, रात में निकलते हैं अपने भोजन के लिए। तो इस तरीके के आपको इकोसिस्टम में इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। इसके अलावा आप इसमें समझ सकते हैं कि ऐसे जीव होंगे जो है दिन में जो है नहीं निकलेंगे। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे सांप हो गया तो उस तरीके के जो बिल में रहने वाले होते हैं वो उसमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही इसमें शंकुधारी वन की बात करें तो यहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा। यहाँ पे अलग अलग तरीके के पेड़ मिलते हैं, जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे चौड़ी पत्ती होती है, नुकीली पत्ती होती है, तो ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे देखने को मिलते हैं वन। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के जानवर देखने को मिलते हैं, जो ठंड सहन कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे जो है जीव जंतु देखने को मिलेंगे। तो यहाँ का इकोसिस्टम अलग होता है। ऐसे ही शीतोष्ण वन का भी जो है इकोसिस्टम अलग होता है। तो कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्थलीय जो वन होते हैं या स्थलीय पारितंत्र कैसे कैसे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको टुंड्रा बताया था, ठीक है, तो टुंड्रा बताया था मैंने आपको, मैंग्रोव बताए थे, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, अब मैंग्रोव में मैंने बताया था सुंदरबन का डेल्टा जैसे है तो उसमें आपको सुंदरी के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे जैसे ऐसे वृक्ष, वहाँ का इकोसिस्टम ऐसा बनेगा जहाँ पे जो है खारा पानी और मीठे पानी में भी पेड़ पौधे जो हैं जीवन अपना पादप जो है उग सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के मिलेंगे। वहाँ पे जो है जड़ें जो है बाहर निकल के जो है हवाएं ऑक्सीजन लेती हैं उन पेड़ों की, तो वो भी आपको मैंने बताया था। इसके अलावा वहाँ पे कैसे जो है जानवर पाए जाएंगे, कैसे जीव जंतु पाए जाएंगे, जैसे आप टाइगर जो है बंगाल टाइगर के बारे में पढ़ते होंगे तो वो आपको इन मैंग्रोव वन सुंदरबन में देखने को मिलता है। तो इस तरीके के इकोसिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम अगले जो इकोसिस्टम, स्थलीय पारितंत्र हो गया आपका, तो दूसरा आपका जो है जलीय पारितंत्र समझ लेते हैं। इसमें किस तरीके के पारितंत्र आपको एग्जाम्पल में देखने को मिल सकते हैं। तो जलीय पारितंत्र की बात करें तो आपको इसमें किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको जलीय पारितंत्र आपको पता है कि एक तो मीठे पानी का होता है, एक खारे पानी का होता है। तो मीठे पानी का पारितंत्र होगा एक, ठीक है, या मीठे इस तरीके से लिख लीजिएगा कि मीठे पानी का पारितंत्र, और एक होगा आपका कौन सा, तो खारे पानी का पारितंत्र। खारे पानी समुद्र वगैरह जैसे हो गया तो उनके बारे में हम खारे पानी का पारितंत्र। तो ये चीज़ें आप देखने को मिलेंगी कि जलीय पारितंत्र में दो तरीके के पारितंत्र आपको देखने को मिलेंगे, दो तरीके के पारितंत्र देखने को मिलते हैं। मीठे पानी में आप सभी जानते हैं जैसे एक नदी हो सकती है, तो नदियों का एक पारितंत्र हो सकता है, झील का पारितंत्र हो सकता है, ये भी मीठे पानी की होती हैं और खारे पानी दोनों की होती हैं, लेकिन अक्सर मीठे पानी की भी देखी जाती हैं, तो दोनों इसमें लिख सकते हैं। झील हो गई। खारे जल में आप सभी समझते हैं जैसे समुद्री पारितंत्र हो गया, ठीक है, तो समुद्री पारितंत्र हो गया, समुद्री झील हो गई, तो ये भी समुद्री झील भी हैं, तो वो कौन से इसके अपने अपने पारितंत्र होते हैं, ठीक है। तो इनके अपने अपने पारितंत्र होते हैं। जैसे अब चिल्का झील है तो उसका चिल्का झील का अपना पारितंत्र होगा क्योंकि वो खारे पानी की झील है। ऐसी सांबर झील, वो भी खारे पानी की झील है, लेकिन वो समुद्र से बनी है और ये जो है लबड़ी जो आपके जो मिट्टी है वहाँ की जो मरुस्थली मिट्टी है उसकी वजह से जो है वो खारी हो गई है। तो उस तरीके से वो दोनों में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। वहीं पे गंगा नदी का पारितंत्र अलग होता है, इकोसिस्टम गंगा का अलग होगा, तो वहीं पे आपको ब्रह्मपुत्र का अलग पारितंत्र देखने को मिलेगा, वहीं पर कावेरी का अलग मिलेगा, तो गोदावरी का अलग मिलेगा। तो हर नदी का अपना इकोसिस्टम होता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जैसे नर्मदा नदी है तो वो एस्चुरी बनाती है, और ये जो है क्या नाम है, जो आपकी जो पूर्व की तरफ बहती नदियाँ हैं वो आपकी डेल्टा बनाती हैं। तो इस तरीके के भी आपको इकोसिस्टम देखने को मिलता है। तो जलीय पारितंत्र हो गया। फिर हमने तीसरा जो पारितंत्र पढ़ा था जिसके बारे में हमने बात की थी कि संक्रमण पारितंत्र। तो संक्रमण पारितंत्र मैंने बताया था आपको कौन सा था, जो जिसको हम ट्रांजिशनल इकोसिस्टम बोल रहे थे। तो संक्रमण का मैंने बताया था कि जो दो क्षेत्र मिल रहे हो
जहाँ पे दो क्षेत्रों की वनस्पतियाँ या जो भी है इकोसिस्टम मिल रहे हों, तो वो आपके कौन से होते हैं, ट्रांजिशनल होते हैं, यानी संक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम वैसे देखें आर्द्र भूमियों को, तो आर्द्र भूमि में आपके कौन से होते हैं, तो संक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्थल और जल जो है मिलते हैं, तो एक दलदली क्षेत्र बन जाता है जहाँ पे थोड़ी सी मात्रा में मिट्टी के ऊपर पानी देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे क्या है, गहराई कम होती है। तो इस तरीके की आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं वो भी आपकी क्या है, आपकी संक्रमण क्षेत्र में आ जाती हैं, संक्रमण इकोसिस्टम में आ जाती हैं। तो ट्रांजिशनल इकोसिस्टम में एक आंसर हो सकता है। एक एग्जाम्पल और देखें तो एस्चुरी, जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहा था, तो एस्चुरी या इसको क्या बोलते हैं, तो ज्वार नद मुख बोलते हैं, ज्वार नद मुख बोलते हैं इसी को। तो यही क्या है, तो ये क्या है, जैसे मैंने बताया नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या और भी ज्वारी नदी, तो ठीक है, मांडोवी नदी। तो इस तरीके की नदियाँ जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, वो आपकी एस्चुरी बनाती हैं या ज्वार नदमुख बनाती हैं, जहाँ पे क्या है, समुद्र और जो भी नदी होती है वो एकदम से मिलती है, आपस में मिलती है। तो वहाँ पे जो है जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो एस्चुरी का बनता है, यानी ज्वार नदमुख का बनता है। इसी में एक एग्जाम्पल हम फिर से ले सकते हैं, तो मैंग्रोव का ले सकते हैं। तो मैंग्रोव दोनों क्षेत्रों में आ सकते हैं, जो ट्रांजिशनल में भी आ सकते हैं, संक्रमण पारिस्थितिकी तंत्र में भी आ सकते हैं। क्योंकि संक्रमण क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, स्थल और जल में देखने को मिल रहे हैं, तो दोनों के बीच में ये मतलब उगते हैं। तो इस तरीके से आप मैंग्रोव वन को भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब मैंग्रोव की बात हम जब कर ही रहे हैं, तो मैंग्रोव के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो आपको जानना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको एक मैंग्रोव पे पूरी वीडियो बनाई है 7-8 मिनट की, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। बाकी मैं मैंग्रोव के बारे में कुछ चर्चा कर देता हूँ, नहीं तो हमने वनस्पतियों वाले में भी पूरी चर्चा की हुई है, तो वो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक दो बातें मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जिससे आपका रिकॉल हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो मैंग्रोव के बारे में क्या चीज़ें जाननी चाहिए। पहली बात तो इनके बारे में जाननी चाहिए कि ये तटवर्ती क्षेत्रों में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो कहाँ मिलते हैं आपको, तटवर्ती तट के आसपास के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था पुरानी क्लासेस में, या इसमें भी बता देता हूँ कि ये जो इनकी जो जड़ें होती हैं वो जलमग्न होती हैं। पहली बात यानी जल में डूबी हुई होती हैं, फिर भी वो जीवित रहते हैं। पेड़ क्यों रहते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें जो है बाहर निकल के जो है ऑक्सीजन से क्या करती हैं, शोषण करती हैं। तो ये बात आपको दूसरी लिखनी है, क्या कहते हैं कि इनकी जड़ें क्या होती हैं, जड़ें जलमग्न होती हैं। ठीक है, पहली बात, जड़ें क्या है, जलमग्न है। ठीक है, फिर भी क्या है, ये जीवित रहते हैं। ऐसे लिख लीजिए कि जड़ें जलमग्न होती हैं, फिर भी ये जीवित रहते हैं। अब क्यों रहते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें पानी से बाहर आकर श्वसन क्रिया करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इनके बारे में आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो खारे पानी में भी ये रह सकते हैं, मीठे पानी में भी देखने को मिलते हैं, दोनों के बीच के क्षेत्र में आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको बात बता दी। अब हम जो भारत की आर्द्र भूमियाँ हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको डिटेल्स मैंग्रोव वन के बारे में बताई हुई है, वहाँ से आप जाएंगे तो आपको स्टेट्स के बारे में पता चल जाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा आपको जो है मैंग्रोव कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। तो ये पहला तो पॉइंट हो ही जाता है। अगर दूसरा आप देखना चाहें तो गुजरात आपका होता है, तो गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपके अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके के आप उसमें देख सकते हैं पूरी डिटेल कि कौन से राज्य हैं और कितना है। जैसे अभी आप देखेंगे तो वहाँ पे 4992 स्क्वायर किलोमीटर में आपको लगभग इसका एरिया देखने को मिल जाता है। तो वो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, इसमें इतनी ही चर्चा है। बाकी अगर वैसे देखें तो आप अगर देखना चाहें तो विश्व का लगभग कितना, तो विश्व का 3% हमारे यहाँ मैंग्रोव वन देखे जाते हैं। कितना, विश्व का 3% मैंग्रोव वन कहाँ है, तो भारत में मैंग्रोव वन है। ठीक है, तो ये भी आपको बात याद रखनी है कि 3% के आसपास भारत में क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए।
अब हम अगला जो टॉपिक इसमें अपने आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम पारतंत्र इकोसिस्टम में, ये हमने सारी चीज़ें जान ली। तो इसी में हम जो है एक और मेन टॉपिक आपका समझने वाला है, वो हम आर्द्र भूमि समझ लेते हैं। ठीक है, तो आर्द्र भूमि यहाँ पे आप समझ लेते हैं, वो जान लीजिए। आर्द्र भूमि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब पहली बात, इनको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? इनको वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स बोलते हैं इनको, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अब किसको हम आर्द्र भूमि बोलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है कि ये आर्द्र भूमि है क्या। तो क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ आपके लिए, वो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी मिलती है तो वही आपका आंसर होगा, पहली बात। लेकिन 2-3 बातें और लिखेंगे जिसके साथ आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी क्षेत्र जो है वो आर्द्र भूमि कब कहलाएगा। तो इसमें 3 पॉइंट, पहला आपको जहाँ भी ये पॉइंट मिले वो समझ लीजिएगा वो आर्द्र भूमि है। पहली बात, पहला पॉइंट क्या है कि जब जल रुका हो, क्या हो? ठीक है, पहला जल रुका हो, कौमा, जल बहता हो। ठीक है, बहता हो। तीसरी बात, खारा हो। ठीक है, मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे आप समझिएगा। या मीठा हो, या स्थायी हो, या अस्थाई हो। ठीक है, अस्थाई हो। तो इस तरीके से क्या है, या तो जल रुका हो, बहता हो, खारा हो, मीठा हो, स्थायी हो, अस्थाई हो। इन सबके क्षेत्रों में कोई भी हम आर्द्र भूमि बना सकते हैं। तो इनको क्या बोल सकते हैं, को आर्द्र भूमि बोला जा सकता है। तो इसमें कंडीशन ये है, कोई सा भी हो, कोई कंडीशन नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, चाहे जल रुका हो, चाहे बह रहा हो, चाहे खारा हो, चाहे मीठा हो, चाहे एक जगह पे स्थायी हो जैसे झील होती हैं, और चाहे अस्थाई हो कि आज तो है कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाए, तब भी हम उस क्षेत्र को क्या कह सकते हैं, आर्द्र भूमि कह सकते हैं। लेकिन कब बोलेंगे, ये दूसरी कंडीशन इसमें समझिएगा कि अगर 7 डेज वाटर हो, ठीक है, और ग्रोइंग सीजन में 7 दिन तक पानी भरा हो, ठीक है, तो वो आपका कौन सा क्षेत्र बन सकता है, तो वो आपका ये वाला बन जाएगा जो आर्द्र भूमि कहलाती है। ठीक है, तो 7 डेज वाटर ड्यूरिंग किस समय, ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। ठीक है, ग्रोइंग, एक दोबारा लिखता हूँ इसको, तो ग्रोइंग सीजन। तो ग्रोइंग सीजन में अगर 7 दिन तक पानी कहीं पे भी भरा हुआ है तो वो भी आपकी किस में घोषित की जा सकती है, तो वो भी आर्द्र भूमि घोषित की जा सकती है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या बनती है किसी भी आर्द्र भूमि को घोषित करने के लिए, तो तीसरी बनेगी कि वैसे एरिया, जैसे वैसे एरिया या समुद्री तट। ठीक है, क्या, तो वैसे समुद्री तट, ये जो समुद्री तट होते हैं तो उनको भी अगर हम जो है आर्द्र भूमि घोषित करना चाहें तो कब कर सकते हैं, तो वैसे समुद्री तट जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ निम्न ज्वार की गहराई कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर से अधिक नहीं हो। ठीक है, अधिक ना हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम समुद्र के आसपास का क्षेत्र देखते हैं, जो समुद्र तट के क्षेत्र के आसपास, जैसे गुजरात का तट है मान लेते हैं, तो वहाँ पे जो निम्न ज्वार आता है, हम ज्वार पढ़ाएंगे आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी शुरू करेंगे जब एक क्लास के बाद, तो निम्न ज्वार जो होता है, जैसे एक हाई ज्वार होता है, एक निम्न ज्वार होता है। ठीक है, यानी एक उच्च ज्वार होता है, एक निम्न ज्वार होता है। तो ज्वार 2 तरीके के आते हैं, यानी कि टाइड जिसको बोलते हैं। तो वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, उसके बारे में हम एक अलग से पूरा जो है टाइड के बारे में और एब के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो टाइड जो है, टाइड और एब होता है, तो उनके बारे में जानेंगे। टाइड 2 तरीके के होते हैं, मैं आपको यहीं थोड़ा सा बताता हूँ। एक उच्च ज्वार होता है और एक निम्न ज्वार होता है। तो निम्न ज्वार जो आते हैं, ठीक है, तो निम्न ज्वार जो आते हैं वो समुद्र की लहरें होती हैं बेसिकली। तो जब वो तट से टकराती हैं
और ये जब इनकी गहराई यहाँ पे जब एक तट के पास आ रही है और यहाँ से जो पानी यहाँ पे भर रही हैं, तो पानी की भराव जो है वो कितना होना चाहिए, 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर वो 6 मीटर से अधिक कम है, ठीक है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, जैसे मान लेते हैं ये पानी भरा हुआ है और 6 मीटर से गहराई कम है इसकी, तो इसको भी हम क्या घोषित कर सकते हैं, तो उसको भी हम आर्द्र भूमि घोषित कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ कंडीशन है, ये तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि आर्द्र भूमि किसको बोला जा सकता है, कि जल रुका हो, जल बह रहा हो, जल मीठा हो, खारा हो, सबको क्या बोल सकते हैं, तो उनको घोषित किया जा सकता है आर्द्र भूमि। तो अब आप समझ गए हैं कि इसमें आर्द्र भूमि कौन सी होती है और बेसिकली क्या है ये। तो आप सभी जानते हैं कि जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि दलदली क्षेत्र जो होते हैं वो भी क्या है आपके आर्द्र भूमि में आ जाते हैं, या पंक भूमि जिनको फैन वाला क्षेत्र जो बोलते हैं। मैंने बताया था जहाँ पे नदी मिलती है सागर से, तो वहाँ पे एक जो है फैन टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाती है, तो वो भी उसका, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, तो उसको भी हम जो है आर्द्र भूमि वेटलैंड बोल सकते हैं। अब ये बात आप समझ गए, तो इसके टाइप समझ लीजिए, इसके प्रकार समझ लीजिए। इसके प्रकार में आप क्या हो सकता है आपके लिए जानने वाली बात, तो बेसिकली इसके प्रकार जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं और 2 तरीके की आर्द्र भूमियाँ होती हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि 2 तरीके की आर्द्र भूमियाँ होती हैं। अब 2 तरीके की कौन सी हो सकती हैं, तो एक तो आप सभी जानते हैं कि एक तो जो आपकी नेचुरल होती है, एक कृत्रिम होती है। पहले बात तो 2 तरीके ऐसे हो सकते हैं। क्या दूसरा तरीका अगर देखा जाए तो 2 तरीके इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक आंतरिक टाइप की आर्द्र भूमियाँ होंगी और एक तटीय टाइप की आर्द्र भूमि होंगी। तो मैं अगर लिखता हूँ आपके लिए कि अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि, ठीक है, ये होता है आपकी अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि। इसको इंग्लिश में अगर देखें तो एक इनलैंड वाटर जो आपका वेटलैंड होती हैं, ठीक है, तो ये कौन सी होती हैं, इनलैंड होती हैं। और ये होती हैं कोस्टल वाली, दूसरी जो होंगी वो कोस्टल की होती हैं, यानी तटीय बोलते हैं इनको। तो 2 तरीके के होंगे, एक आपको तट के आसपास देखने को मिलेंगी और दूसरी आपको अंतःस्थल यानी इनलैंड में देखने को मिलती हैं। तो अगर डाटा के हिसाब से देखें तो भारत में जो है, भारत में 70% जो है वेटलैंड जो हैं वो अंतःस्थलीय हैं यानी कि इनलैंड हैं, और 30% के आसपास जो है लगभग वो क्या है, वो कोस्टल एरिया में आपको आर्द्र भूमियाँ देखने को मिलती हैं। अगर डाटा के हिसाब से समझें तो सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं, तो गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, गुजरात में क्या है मैक्सिमम आर्द्र भूमियाँ हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब तटीय आर्द्र भूमि जो 30% है, तो उसमें अगर एग्जाम्पल आप समझते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल अगर लिखूँ आपके लिए तो उसमें एग्जाम्पल कुछ बन सकते हैं आपके। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जैसे आपका एग्जाम्पल बनेगा कि जैसे आपने देखा होगा कि झील हो गई कोई, या जैसे नहीं सॉरी हम कोस्टल की बात कर रहे हैं, तो कोस्टल में आप सभी जानते हैं एक समुद्र का जो खाड़ी क्षेत्र हो सकता है वो हो सकता है। तो आप भारत का अगर नक्शा देखें, जैसे मैं इधर नक्शा बना दूँ अगर, तो जैसे ये क्षेत्र है, तो ये भी एक क्षेत्र हो सकता है कोस्टल का जो आपका आर्द्र भूमि बन जाए। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, पाक जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य, तो ये भी एक क्षेत्र बन सकता है आपका, ठीक है। ऐसे ही आप देखें तो जब मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो क्या है आपका, यहाँ पे क्या है गुजरात है, तो ये भी क्षेत्र क्या बन सकते हैं आपके, ये भी आपके ज्वार वाले क्षेत्र हैं। तो ये ज्वार वाले क्षेत्र हैं, तो ये भी आपके आर्द्र भूमि में आ सकते हैं। फिर आपको मैंने बताया कि कोरल रीफ के बारे में हम पढ़ेंगे। कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति, तो प्रवाल भित्ति का क्षेत्र भी आपका किस में बन सकता है, तो वो भी आपका आ सकता है, आपका जो है कोस्टल एरिया में वेटलैंड जो घोषित की जा सकती हैं उसको भी क्षेत्र को घोषित किया जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ बनते हैं। जैसे एक आपको लैगून के बारे में जैसे मैंने चर्चा की, लैगून का मतलब हुआ लैगून झील जो होती है, जैसे चिल्का हो गई, तो चिल्का भी एक आपकी झील है, तो उसको भी वेटलैंड घोषित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा मैंग्रोव भी अगर देखा जाए तो मैंग्रोव को भी हम क्या कर सकते हैं, वेटलैंड घोषित कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि एस्चुरी जो बनती हैं, एस्चुरी बनती हैं, वो भी क्या है आपकी घोषित की जा सकती हैं, तो वो भी आपकी आर्द्र भूमियाँ घोषित की जा सकती हैं। तो इस तरीके से आपके कुछ एग्जाम्पल बन जाते हैं। अब इनलैंड में देख लेते हैं, तो इनलैंड में कौन से आपके एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इनलैंड वेटलैंड देख लेते हैं, एक सेकेंड।
इनलैंड वेटलैंड आपको कौन सी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उनमें देख लेते हैं अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियाँ। तो आप सभी जानते हैं जैसे तालाब हो गया तो वो भी एक आर्द्र भूमि है, झील हो गई वो भी एक आर्द्र भूमि है, ठीक है। तो तालाब हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ नदियाँ मिलती हैं और डेल्टा बनाती हैं तो वो भी एक हो सकता है। फिर मैंने आपको जैसे बताया था कि जैसे कि अनूप वन होते हैं तो या कच्छ वन होते हैं तो वो भी एक आपके आंसर बन सकते हैं, इनलैंड में बन सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि जैसे मीठे पानी की कोई झील है तो वो भी आपकी बन सकती है। या जो है इंसान बनाता है तो मानव निर्मित भी कुछ झील हो सकती हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि बांध के पीछे जो भी जलाशय बनते हैं वो भी एक तरह से क्या होते हैं, झील होते हैं। तो मानव निर्मित भी झील बन सकती हैं। अगर हम सिंचाई के लिए कृषि भूमि को भर दे रहे हैं पानी से तो वो भी एक तरह से क्या है, वो भी आर्द्र भूमि बन सकती है। तो सिंचित कृषि भूमि भी क्या होगी, वो भी एक इसमें आती है। लेकिन अब क्या है, इसको नहीं माना जाता है तो इसको हटा देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये हर सारी चीज़ें हमने जान ली तो इसका महत्व भी जान लीजिए कि ये क्यों ज़रूरी है। तो महत्व भी हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि इनके महत्व के बारे में हम भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि आर्द्र भूमियाँ क्यों ज़रूरी हैं। तो आर्द्र भूमियाँ क्यों ज़रूरी, पहली बात इसमें समझ लीजिए कि एक तो ईंधन की प्राप्ति होती है यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा आवास की प्राप्ति होती है। कुछ एग्जाम्पल जो हमने लिखे थे पहले वो एक तरह से सेम ही आएंगे इसमें। औषधियों की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो औषधि पौधे जो यहाँ पे अक्सर मिलते हैं तो एक तो ये यूज होता है, इसका महत्व होता है। फिर यहाँ पे हमने बताया था कि जैव विविधता भी देखने को मिलती है। तो जैव विविधता यहाँ पे कैसी होती है, तो जैव विविधता यहाँ उच्च होती है। एक सेकेंड, जैव विविधता तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वहाँ पे यहाँ पे क्या है, उच्च देखने को मिलती है, यानी अधिक देखने को मिलती है। ये आर्द्र भूमियाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका जो यूज़ है या महत्व है इनका, तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो बाढ़ होता है या सूखा होती हैं इनको क्या करती हैं, इन पर नियंत्रण करती हैं, ठीक है। तो ये बाढ़ और सूखे पर क्या करती हैं, नियंत्रण करती हैं, इसीलिए इनका सबसे ज़्यादा महत्व इन पर माना जाता है। इसके अलावा जो आपका भूमि जल खत्म होता है, जो धीमे धीमे कम हो रहा है, गहरा होता जाता है, तो भौम जल को क्या करती हैं, उनमें वृद्धि करती हैं। तो भौम जल में क्या करती हैं, ये वृद्धि करती हैं, इसीलिए भी इनका महत्व देखा जाता है, ज़रूरी होती हैं आपके लिए। फिर एक तरह से ये पानी को छानने का काम भी करती हैं। तो पानी को छानने का काम करती हैं तो फिल्टरेशन कर रही हैं, फ़िल्टर का काम कर रही हैं, तो इसीलिए इसको वाटर फिल्टर भी इनको कहा जाता है। तो फिल्टरेशन का काम करती हैं, तो वाटर फिल्टरेशन का काम करती हैं, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए तो इसके लिए आप इसका जो है फेमस वर्ड जो क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि किडनी ऑफ द इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो किडनी ऑफ द इकोसिस्टम, अब ये टर्म जो है कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि किडनी ऑफ द इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र की जो वृक्क या किडनी बोलते हैं तो वो किसको बोलते हैं, या वर्ल्ड की हिसाब से देखा जाए तो किडनी ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, तो वो कौन है, तो वो भी आपकी क्या है, वेटलैंड होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या होती हैं, वेटलैंड होती हैं, आर्द्र भूमियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये इस तरीके से इसके हो जाते हैं। फिर एक दो एग्जाम्पल अगर देखे जाए तो और भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे सौंदर्य के लिए ये अच्छी मानी जाती है, सौंदर्य परक होती है। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन इसके जो है सौंदर्य परक मूल्य इसका होता है, वैल्यू होती है इसकी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, इनकी उपयोगिता हम जान सकते हैं, इस तरीके से ये ज़रूरी होती है। अब जो कि वेटलैंड कम होती जा रही है हमारे भारत में, तो क्यों हो रही है, तो क्या खतरे हैं इसको लेके, तो खतरों को समझ लेते हैं। इन पे खतरे क्या हैं, तो खतरे जान लेते हैं। खतरों इस तरीके से लिख दीजिए, इन पे खतरे क्या क्या हैं, ठीक है। तो खतरे क्या क्या हैं वो जान लीजिए, तो वो आपका समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अब पहला तो इसका वजह है कि ये यहाँ पे अनियंत्रित चराई होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इनकी संख्या में कमी हो रही है, तो ये एक बनता है वजह। सबसे बड़ा वजह बनती है प्रदूषण की। प्रदूषण बढ़ रहा है, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे कृषि का हो, चाहे उद्योग का हो, चाहे किसी का हो, ठीक है। तो एक कौन सा होता है कारण, उद्योगों से प्रदूषण बढ़ रहा है।
तो फिर वो एक कृषि में भी जो हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं उससे भी होता है, घरों से भी जो आपके कचरा आता है उससे भी होता है। तो ये कई वजह से जो है प्रदूषण फैल रहा है, उससे भी दिक्कत होती है इनको। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि जो हम सॉलिड वेस्ट जो यूज़ करते हैं उसको डंप कर देते हैं, तो सॉलिड वेस्ट डंपिंग जो करते हैं, जो बिना उसके यूज़ के फेंक देते हैं रीयूज़ के, तो उससे क्या होता है, मृदा ख़राब होती है, तो उससे भी क्या है वो पानी क्षेत्र ख़राब होता है। जैसे आप यमुना को देखिए, यमुना एक टाइम पे सही होती थी लेकिन आज क्या है वो काली हो गई है, उसमें इतना पॉल्यूशन है कि उसको उसको उसमें अपना जैसे काला ऐसे देखता है नाला बह रहा है, तो उस नाले के तरीके से उसकी स्ट्रक्चर हो गया। तो वो भी एक तरीके से देख रहे हैं कि पूरी कंडीशन उसकी ख़राब हो जाती है। कई बार नदियाँ जो होती हैं या झील होती है, तो वो इकोसिस्टम आर्द्रभूमि जो होती हैं, तो वहाँ पे क्या है कि कचरा जमा फेंकते रहते तो वहाँ पे वो पूरा क्षेत्र ही ख़राब हो जाता है, वहाँ की मृदा मिट्टी सब बर्बाद हो जाती है, वहाँ पे पशु पक्षी छोटे मोटे जीव जंतु सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे हम औद्योगिकरण भी जानते हैं, इसकी वजह से भी ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। कुछ और वजह जाने, जैसे अगर जल धाराएँ बह रही हैं किसी क्षेत्र से, अगर उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है तब भी ये क्या है नष्ट हो जाती हैं। तो एक तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं कि उस क्षेत्र में क्या है, उस क्षेत्र में जल धाराओं का क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो जल धाराओं की दिशा में क्या हो जाए, परिवर्तन, तो तब भी क्या है ये दिक्कत आ जाती है, इसको खतरा होता है इन चीज़ों से। तो अब ये खतरे हैं सारे, तो इनको रोकने के कुछ उपाय होंगे, तो इनके संरक्षण के उपाय समझ लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा किस तरीके से चीज़ें करी जा रही हैं, इनके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो संरक्षण किस तरीके से इनका हो सकता है, तो संरक्षण के बारे में आप सभी जानते हैं कि जैसे आपने ईरान का जो एक शहर है रामसर, तो उसके बारे में सुना होगा कि रामसर अभिसमय होता है। रामसर में ये सारी सूचियाँ जो आर्द्रभूमियाँ हैं वो शामिल की जाती हैं। और आर्द्र अभी वर्तमान में कितनी हैं, तो वर्तमान में जो है मैं आपको बता दूं, इधर नोट करके लिख सकते हैं कि अभी वेटलैंड कितनी है हमारे यहाँ, तो 80 जो है आर्द्रभूमियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी है, 80 हैं वर्तमान में भारत में आर्द्रभूमियाँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में कितनी है आर्द्रभूमियाँ, तो वो 80 है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब संरक्षण किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो संरक्षण के लिए शुरू किया गया जब आर्द्रभूमियाँ नष्ट होने लगी, धीमे धीमे इनकी संख्या कम होने लगी, तो देश का वर्ल्ड के जो है विश्व के कई देश जो हैं आकर मिले और उन्होंने एक संधि की। तो वो जहाँ पे संधि की थी वो ईरान का एक शहर था, ईरान का शहर था, कौन सा था, तो इसका रामसर नाम है। और रामसर में ही क्या हुआ, बैठक हुई, और कब हुई थी, तो 1971 में हुई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1971 में होने के बाद इसमें एक जो है अभिसमय यानी कन्वेंशन जारी किया गया, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, रामसर अभिसमय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रामसर अभिसमय, तो इसी को कन्वेंशन बोलते हैं। इसी से क्या हुआ कि जो भी आर्द्रभूमियाँ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ हैं, उनको चिन्हित करने की बात की गई, उनको जो है उनको नामकरण करने की बात की गई, उनको सूचित करने की बात की गई। और फिर सूचित करने के बाद उनको जो है वैश्विक सहयोग लेके, मतलब अगर कोई भी देश खुद से नहीं बचा पा रहा है तो वो क्या करे, विश्व का सहयोग ले, विश्व के बाकी देशों का सहयोग ले, संगठन का सहयोग ले, और फिर क्या करे, उनका संरक्षण करे। इसको लेके यहाँ पे बैठक हुई। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसी जो संधि थी, ये एकमात्र ऐसी बैठक हुई जो किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को लेके आधारित थी। ठीक है, तो यानी आर्द्रभूमि पर आधारित ये पहली बैठक थी, एकमात्र जो है जो अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जो इसको लेके हुई, वेटलैंड को लेके, कि ये और कोई चीज़ इसमें नहीं जोड़ी गई, केवल वेटलैंड पे इसमें बात हुई है। तो पहली बात इनके बारे में क्या लिखनी चाहिए आपको, कि ये क्या है, एकमात्र ऐसी क्या है, एकमात्र ऐसी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, एकमात्र क्या है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो किस पे आधारित है, जो किसी निश्चित यानी एक पर्टिकुलर निश्चित पारतंत्र पर आधारित है।
ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, निश्चित पारतंत्र पर आधारित है। और कौन सा निश्चित पारतंत्र है, तो वो आपका वेटलैंड है। ठीक है, तो ये वेटलैंड है जिन पे आधारित ये कन्वेंशन था, एकमात्र कन्वेंशन रामसर अभिसमय जो हुआ वो किस पे आधारित था, तो ये था। अब इसमें क्या काम करने की बात की गई, तो ये भी आप चाहें तो लिख लें कि कार्य कौन सा करने की बात की गई। तो इसमें पहली बात की गई, जो भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वो है आपकी वेटलैंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की क्या हो, आर्द्रभूमियाँ हों, ठीक है। तो इनको क्या करना है, इनको क्या करना है, इनको चिन्हित करना है, इनको सूचित करना है, ठीक है, इनको चिन्हित या सूचित करना है, यानी इनकी सूची बनानी है पहली बार। फिर इनका क्या करना है, इनका संरक्षण करना है, ठीक है, क्या करना है, इनका संरक्षण करना है। अब संरक्षण करना है, लेकिन अगर संरक्षण करने में आपको कमी दिक्कत आ रही है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, वैश्विक सहयोग लेंगे। क्या लेंगे, कोई भी देश जो है वो क्या लेगा, वैश्विक सहयोग लेगा। तो वैश्विक सहयोग मिलेगा इसको, वो इसमें संधि में बात की गई कि उसको वैश्विक सहयोग मिलेगा अपनी जो है आर्द्रभूमियाँ संरक्षित करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो ये कन्वेंशन इस तरीके से इसमें हुआ। और इसी कन्वेंशन के जरिए क्या हुआ कि हर साल 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। तो ये वाली बात हो गई। अब इसको लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात हुई, ठीक है। अब वर्तमान में कितनी आर्द्रभूमियाँ सूचित की गई हैं भारत की, तो 80 हो गई हैं। तो इस तरीके से बात चली। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में भी कुछ शुरुआत की गई इनके लिए, इनके संरक्षण के लिए बात की गई। तो सबसे पहले क्या हुआ, भारत ने क्या किया कि 1985 से 86 के बीच में, यानी 1985-86 में एक जो है कमेटी, वो कार्यक्रम शुरू किया था जो है आर्द्रभूमियों को बचाने के लिए। तो एक कार्यक्रम शुरू किया जिसको बोलते हैं NWCP। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको मैं हिंदी में लिखूं तो राष्ट्रीय, यानी नेशनल, राष्ट्रीय, फिर आपकी आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम। तो ये प्रोग्राम भारत ने शुरू किया आर्द्रभूमियों को बचाने के लिए, यानी नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो इस तरीके से आप या इसकी जो है फुल फॉर्म लिख सकते हैं NWCP की। तो वो भारत ने सबसे पहले शुरू किया। और इसमें क्या बात की गई, इसमें क्या बात हुई, तो इसमें कहा गया, भारत ने कहा कि हम राज्यों की मदद से क्या करेंगे, इनका संरक्षण शुरू करेंगे। ठीक है, तो राज्यों की मदद से क्या किया गया, राज्यों की मदद से इसको क्या है, इस प्रोग्राम को शुरुआत की गई। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की शुरुआत किन की मदद से की गई, राज्यों की मदद से। और जो है क्या बात की गई कि हम जो है वेटलैंड की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। और वर्तमान में मैंने आपको बताया कितनी है, तो 80 वर्तमान में 80 आर्द्रभूमियाँ सूचित हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, कितनी है, तो ये है। अब ये एक इसी में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड चलता है, इसी में जो है रामसर कन्वेंशन हुआ, तो इनके आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड चलता है। इसमें कई बार ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन आप इसको लिख लीजिए कि एक बार क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन कौन सी जो है भारत की आर्द्रभूमियाँ शामिल हैं, बस इतना सा क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें अभी वर्तमान में 2 हैं, पहले 3 हुआ करती थी, तो अभी वर्तमान में 2 हैं, उनको लिख लीजिए कि पहली है केवलादेव नेशनल पार्क, और ये सभी आपको पता है राजस्थान में है, तो वो आप चाहें तो वहाँ लिख सकते हैं। दूसरी आपको पता है इसमें है लोकटक झील। तो कौन सी है दूसरी, लोकटक झील, तो ये भी आपकी इसमें शामिल है। पहले अब इसमें नोट करके लिख सकते हैं कि पहले एक और शामिल थी सबसे पहले, तो इसमें चिल्का झील भी शामिल थी। ठीक है, तो इसमें चिल्का झील भी क्या है, शामिल थी। तो चिल्का झील शामिल थी, लेकिन क्या हुआ कि इसको जो है 2002 में क्या है, बाहर कर दिया गया।
ठीक है, तो 2002 में बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 2002 में बाहर कर दिए गए। तो अब वर्तमान में कितनी है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, तो ये 2 हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। ठीक है, अब इसको लेकर कई सारी बातें हैं, लेकिन अब हम जो अगली क्लास करेंगे उसको हम फिर से इकोसिस्टम में कुछ बातें और हैं जिनको हम समझेंगे। जैसे इकोसिस्टम में हम जानेंगे कि आवास क्या होता है, निकेत क्या होते हैं, जिसको निषय भी बोलते हैं, तो वो सारी बातें जानेंगे। फिर हम ट्रॉपिक लेवल समझेंगे, जो पोषण स्तर होता है। अब अभी हमने उत्पादक उपभोक्ता समझ लिए। अब हम उत्पादक उपभोक्ताओं के बीच में जैसे पोषण स्तर कैसे बढ़ता है, कैसे हम एनर्जी लेवल को ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारी बातें जानेंगे। कैसे ट्रांसफ़र होती है, कौन से नियम काम करते हैं, आवास क्या होता है, कोई भी जो जानवर है, कोई भी जीव जंतु है, वो किस तरीके का आवास में रहता है, किस तरीके के निषय में रहता है, निकेत जिसको बोलते हैं। तो वो हम सारी बातें अगली वीडियो में जानने वाले हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपने जो है इस चैनल से बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की जाती है, तो इसको थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो इसलिए आप अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।